चलो। प्रधान प्रधानमंत्री ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी सशक्तिकरण में उनकी भूमिका के लिए भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। हाँ, ध्यान मुंडा दे। विद्रोह, हाँ। जिसे हाँ। हाँ। उलगुलान नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? हाँ, देखिए, कह रहा है कि ये जो मुंडा विद्रोह जो है ये कब हुआ, क्योंकि इसी को लेकर 150वीं जयंती बिरसा मुंडा का मनाया गया झारखंड में 15 नवंबर 2024 को। और उसके स्मृति में 150 रुपये का सिक्का जारी किया गया और प्रधानमंत्री के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 5 लाख पेड़ लगाने की बात की गई है। कितना? 5 लाख पेड़। याद रखना है कि बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता था। धरती आबा का मतलब धरती का पिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने आदिवासियों की विकास के लिए जबरदस्त काम किया है और पहले भी लोगों ने संघर्ष किया है। उसी संघर्ष पुरुष में बिरसा मुंडा का नाम है। अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज के शोषण के नीतियों के खिलाफ, आर्थिक शोषण के खिलाफ, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ बिरसा मुंडा ने आवाज उठाया था और आंदोलन किया था। ये आंदोलन 1895 से लेकर 1900 के बीच में हुआ, याद रखिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 1895। इसे ध्यान में रखिए। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024-25 में भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में भारी गिरावट की सूचना दी है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की एक प्रमुख विशेषता है? ए, यह भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी बैंकों से लिए गए अल्पकालिक ऋणों को संदर्भित करता है। बी, ये एक गैर ऋण पूंजी प्रवाह है जिसमें विदेशी संस्थाओं द्वारा दीर्घकालिक निवेश शामिल है। सी, इसमें म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो निवेश शामिल है। हाँ, याद रखना है। करा कि एफडीआई क्या है। तो देखो, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यह गैर ऋण होता है, याद रखना है। यह गैर ऋण होता है और कोई भी विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर निवेश करती है तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। 2025 24-25 में एफडीआई में भारी गिरावट हुई है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, याद रखिएगा। उसके बावजूद भारत में 35 करोड़ डॉलर एफडीआई हुआ है 2024-25 में। माने विदेशों से पैसा आया है। तो पूछेगा सर्वाधिक एफडीआई कौन सा देश करता है भारत में? किस देश से पैसा भारत में सर्वाधिक आता है विकास के लिए? तो सिंगापुर। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि किस राज्य में सर्वाधिक एफडीआई जाता है? तो महाराष्ट्र नंबर 1 है। एफडीआई में नंबर 1 कौन? महाराष्ट्र, याद रखिएगा। और नंबर 2 कर्नाटक हो गया। पहले कौन था? कर्नाटक, लेकिन अब क्या हो गया? महाराष्ट्र। ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार से सर्वाधिक एफडीआई भारत में कहां? तो महाराष्ट्र में। और किस देश से सर्वाधिक एफडीआई होती है? तो सिंगापुर से होता है, याद रखिएगा। कहां से? सिंगापुर से। चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। एक प्रकार से गैर ऋण प्रवाह है। मतलब जो विदेश से पैसा आएगा तो हमको लौटाना नहीं पड़ेगा, वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, निवेश कर रहा है, उससे विकास होगा, उससे लाभ होगा, वो लाभ ले जाएगा, हमें वो टैक्स देगा, जिससे लोगों को फायदा है। हमारे यहाँ पैसे का अभाव है तो विदेशों से पैसा लेकर आएगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार को टैक्स मिलेगा और जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उसको लाभ मिलेगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन। डिसूजा अपना अपना साउंड को
म्यूट कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 33। विश्व विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पौधे का पौधा लगाया जिसे अन्नाटो और सिंदूर के नाम से भी जाना जाता है? क्या बात है। अभी देखो 5 जून 2025 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सिंदूर नामक पौधा लगाया गया है। सिंदूर नामक पौधा लगाया गया और ये सिंदूर नामक पौधा जो है इसके बीज लाल होते हैं और इस बीज से चलिए तो लाल होता है, याद रखिएगा। और इस बीज से नारंगी और लाल रंग का निर्माण किया जाता है। सिंदूर नामक पौधे को ही अन्नाटो बोला जाता है, अन्नाटो। ये प्रधानमंत्री को किसके द्वारा दिया गया था? तो ये गुजरात के जो कच्छ क्षेत्र है वहां की महिलाओं ने दिया था और इसे प्रधानमंत्री के द्वारा 5 जून 2025 को इस पेड़ को लगाया गया, याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उसने पहलगांव में आतंकवादी हमला किया था जिसमें 26 लोग मारे गए थे। तो 7 मई को भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाई थी और उस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कई एक आतंकवादी शिविर को नष्ट कर दिया गया था। हालांकि ऑलरेडी 3 दिन के बाद युद्ध विराम हो गया, लेकिन पाकिस्तान सबक सीख गया कि भारत के साथ इस तरह हम आतंकवादी गतिविधि जारी रखते हैं तो आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। भारत सरकार का कहना है कि हमने अभी ये ऑपरेशन बंद नहीं किया है और ऑपरेशन अभी जारी है। और क्यों? क्योंकि इस सिंदूर पेड़ क्यों लगाया? इसीलिए कि एक पेड़ मां के नाम 2024 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका मकसद ये था कि हर भारतीय अपने जीवन में जरूर कम से कम एक पेड़ लगाए। इससे क्या होगा? इससे हमारा ऑक्सीजन का प्रवाह वातावरण में अधिक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, याद रखना है। और हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना चाहते हैं। जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये हमारे लिए चुनौती है और इन चुनौतियों से निपटना है, पृथ्वी को बचाना है। अन्यथा हमारा जो विश्व औसत तापमान है वो 1.5 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, 1.5 से 4.5 डिग्री हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, बहुत सारे ग्लेशियर डूब जाएगा। तो इस प्रकार से ऑलरेडी ये सिंदूर नामक पौधा लगाया गया था जिसका नाम ऑलरेडी वीना ओरेलाना है, याद रखिएगा। विक्सा ओरेलाना याद रखेंगे। तो विक्सा ओरेलाना इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? बोलो। नीम है, बिक्सा ओरेलेना है और पीपल और आंवला है। हाँ, तो विक्सा ओरेलाना इसका उत्तर हो जाएगा, बी, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 34 बोलो। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए नगद आरक्षित अनुपात को 100 आधार अंकों से घटाकर 3% कर दिया है। सीआरआर को बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है जिसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर ये सारे शामिल होता है। इसका मकसद क्या है? बाजार में पैसा के प्रवाह पर नियंत्रण करना, लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, याद रखिएगा। तो उसी में अभी आरबीआई ने
सीआरआर को 3% कर दिया है। इसके पहले जो सीआरआर होता था वो 4% रहता था और आज से नहीं, लगभग 12 वर्षों से सीआरआर हमारा 4% है। सीआरआर क्या है? ये कैश रिजर्व रेशियो है। यह वह अनुपात है जिस अनुपात पे कोई भी बैंक, हमारा जो भी बैंक है, शेड्यूल बैंक है, वो अपने एनडीटीएल का 2% आरबीआई के पास उसे रखना अनिवार्य होता है। कितना परसेंट? तो 3%। याद रखेंगे कितना प्रतिशत? तो 3% सीआरआर के रूप में रखना होता है। एसएलआर के रूप में आपको 18% रखना होता है अपने पास बैंकों को, याद रखिएगा। तो ये सारा रिजर्व है, यदि नहीं रहेगा तो कस्टमर को वो भुगतान नहीं कर पाएगा। तो बाजार में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर एसएलआर फॉलो किया जाता है। और सीआरआर कम करने से क्या होगा? सीआरआर कम करने से होगा कि बैंकों के पास अधिक पैसा होगा। अब पैसा अधिक होगा तो पब्लिक को अधिक पैसा देगा, यानी मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, पैसा आएगा। सीआरआर को 4 से 3% करने से क्या हुआ? लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया ऑलरेडी मार्केट में आ जाएगा, याद रखना है। इससे क्या होगा? निवेश होगा। इससे क्या होगा? विकास की संभावना बढ़ेगी, याद रखिएगा। तो पूछेगा सीआरआर कितना? तो 3%। एसएलआर कितना? तो 18%। रेपो रेट कितना? तो 5.5%। रेपो रेट कितना? 5.5%। रिवर्स रेपो रेट कितना? 3.35%। एमएसएफ कितना? 5.75%। बैंक रेट कितना? 5.75%। तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये क्या है? ये टूल्स है। इसके माध्यम से आरबीआई बाजार में पैसा को कंट्रोल करती है, याद रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा बी। 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो। मेनार और खीचन को रामसर साइट घोषित किया गया है। खीचन आर्द्र भूमि किस पक्षी प्रजाति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? याद रखना है। पूछेगा ये मीनार और खीजेन। हाँ, मीनार और खीजेन क्या है? तो आप जानते हो रामसर साइट वैसा साइट होता है, आर्द्र भूमि वैसी भूमि होती है जो 6 मीटर ऑलरेडी गहरा होता है और उसमें पानी जमा होता है, और वह पानी विभिन्न प्रकार के जैव विविधता के लिए बेहद उपयोगी है और उसको बने रहना बहुत जरूरी है। उससे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जीवित रहते हैं। तो रामसर साइट घोषित किया जाता है, अर्थात पर्यावरण के दृष्टिकोण से, जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए उसे रामसर साइट घोषित किया जाता है। पूछेगा भारत में अभी हाल ही में रामसर साइट किसको घोषित किया गया? तो मीनार को और खीचेन को, याद रखना है। इस प्रकार ये दोनों कहाँ है? तो ये उदयपुर में है। कहाँ? उदयपुर, राजस्थान, याद रखिएगा। ठीक है। आपसे पूछेगा कि भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितना हो गया? तो 91। पहले कितना था? 89। 2 अभी शामिल हुआ, मीनार और खीचेन। ये मीनार क्या है? तो ये पक्षी गांव है, बहुत सारा पक्षी अचानक चला आता है। और खीचेन में कौन सा पक्षी आता है? तो डेमोसेल क्रेन आता है। डेमोसेल क्रेन, कौन सा पक्षी आएगा? डेमोसेल क्रेन, याद रखेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? बी। तो डेमोसेल क्रेन पक्षी आता है बाहर से, और यहां पर ऑलरेडी यहाँ के लोग मेजबानी करते हैं, क्योंकि जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थल है। तो ध्यान में रखना है, भारत में रामसर साइट 91, और अभी हाल ही में 2 कौन? एक मीनार और दूसरा खीचन।
और रामसर साइट जो है 1971 में एक समझौता हुआ था रामसर में, ईरान में, और वहीं पर निर्णय लिया गया था कि हर हाल में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ाना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आर्द्र भूमि का संरक्षण करते हैं। आप पूछेगा आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, याद रखिएगा। पूछेगा बिहार में रामसर साइट कितना है, तो बिहार में रामसर साइट की संख्या कितना? 3 याद रखेंगे। कितना है जी? 3 याद रखना है। कौन कौन? तो पहला काबर झील बेगूसराय, दूसरा नागी नकटी डैम जमुई, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर आपका हो गया। भारत में कितना, बिहार में कितना, अभी हाल ही में किसे रामसर साइट घोषित किया गया है, ये क्लियर हो गया, और वो कहाँ है। तो 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। चलो 36, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8% बताया गया है। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? देखिए, राजकोषीय घाटा वैसी घाटा होती है जिसमें कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति। मतलब राजकोषीय घाटा कब होगा? हमने खर्चा किया 1 लाख रुपया और इनकम हुआ 80,000, तो क्या हो गया? ये राजकोषीय घाटा हो गया, जिसमें इनकम कम होता है और खर्च अधिक होता है। तो सरकार का कहना है कि राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, तो कुल जीडीपी का 4.8% कब? 2024-25 में, अर्थात 15,77,000 करोड़ राजकोषीय घाटा है सरकार का। यानी सरकार का जो इनकम हुआ उससे अधिक लगभग 16 लाख करोड़ खर्चा कर दिया सरकार। यही राजकोषीय घाटा है। अब इसको पूरा करने के लिए क्या करना होगा? लोन लेना होगा, उधार लेना होगा, तभी देश चलेगा। अभी हर साल भारत सरकार 17 लाख करोड़ रुपया उधार ले रही है, याद रखना है, देश को चलाने के लिए। हर साल 17 लाख 18 लाख करोड़ उधार लेती है, तभी देश चलता है। बिहार सरकार 2024-25 में 55,000 करोड़ कर्जा लिया है राज्य को चलाने के लिए, याद रखना। तो ये स्थिति है। भारत में जो कोई बच्चा भी अभी जन्मेगा तो वो 1 लाख रुपया का कर्जदार होगा, क्योंकि देश जो कर्जा लेगी वो कर्जा सबके ऊपर होता है, याद रखिएगा। तो समझ गए राजकोषीय घाटा कितना? तो कुल जीडीपी का 4.85%, 8% याद रखना है। यदि राजकोषीय घाटा अधिक होगा तो उधार की आवश्यकता होगी, तुमको ऋण लोगे तो बोझ बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ता है, मुद्रास्फीति ठीक नहीं, क्योंकि महंगाई से आ जाती है। अभी भारत सरकार जो लोन लिया है अब तक, यानी जो कर्जा हुई है भारत के ऊपर 2025-26 तक 196 लाख करोड़ कर्जा है। कितना? 196 लाख करोड़ भारत के ऊपर कर्जा है। 196 लाख करोड़, याद रखिएगा। तो आप समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा ना? अभी कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच अंतर। बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 37। सिंगापुर में वार्षिक शांग्री ला वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रणनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए रक्षा प्रमुखों को एक साथ लाया गया। सांग्री ला वार्ता के आयोजन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? याद रखना है, शांग्रीला एक होटल है। कहाँ? तो सिंगापुर में। तो ये होटल जो है वहां पर दक्षिण एशियाई पूर्व के लोग अपने क्षेत्रों में रक्षा के लिए प्रयास करने के लिए एकजुट हुआ था।
याद रखना है। इस प्रकार से एशियाई क्षेत्रों में रक्षा के लिए किया गया एक प्रकार से बैठक था और इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर क्या होगा? सी याद रखना है। चलो अगला पॉइंट। ऑपरेशन शील्ड के तहत बाहरी खतरों के खिलाफ भारत की तैयारी का आकलन करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह अभ्यास भारत के किस हिस्से में आयोजित किए गए? ध्यान देना है कि दक्षिणी तट, पश्चिम या पूर्वोत्तर राज्य। हाँ, याद रखना है कि पाकिस्तान से सटे जो हमारा राज्य है, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, लद्दाख हो गया, आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तो ये सारे इलाकों में हमने मॉक ड्रिल का आयोजन किया था कि यदि बाहरी खतरा आ जाता है तो उसे निपटने के लिए भारत की तैयारी कैसी है, इसका हमने आकलन किया। इसी के लिए हमने मॉक ड्रिल किया था, याद रखिएगा। 3 राज्यों में हमने मॉक ड्रिल किया था, पाकिस्तान से सटे 4 राज्यों में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी राज्य। चलो क्वेश्चन नंबर 39। हाँ। नासा की परिक्रमा नेक्स्ट क्वेश्चन 39। नासा की परिक्रमा प्रयोगशाला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? देखिए, नासा का अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसका दौरा करने वाला जो पहला भारतीय हमारा हुआ वो शुभांशु शुक्ला है, याद रखना है। कौन? शुभांशु शुक्ला, याद रखेंगे। उसने 25 जून को यहां से एक्सियोम 4 के तहत ऑलरेडी अपनी यात्रा शुरू किया और 26 जून को वहां पहुंच गया और उसने बहुत सारा वहां पर रिसर्च किया है, याद रखिएगा। और वो हमारे गगनयान मिशन के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन 40। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 किस टीम ने जीता? ध्यान में रखना है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन लंदन में हुआ 11 से 15 जून 2025 को, और इसमें ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ। इसे विजेता कौन रहा? साउथ अफ्रीका। उपविजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है। तो विजेता कौन? साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट 41। निम्नलिखित में से कौन सा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2025 में करेंगे? हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री जून 2025 में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल चेनाब ब्रिज का उद्घाटन कर दिया और यह 359 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा। एफिल टावर से भी ऊंचा है, कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है, ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑलरेडी अभी इस पुल का निर्माण किया गया जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चेनाब ब्रिज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला केबल स्टेडेड रेल पुल है? चिनाब ब्रिज, पंबन ब्रिज, अंजीखाद ब्रिज, गोदावरी आर्च ब्रिज। देखिए, भारत का पहला केबल रेलवे ब्रिज जो तार से बना है, तार से, उसमें 48 केबल फिट किया गया है, 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ये कटरा से श्रीनगर को जोड़ता है। उसी रूट में अंजी नदी है। अंजी नदी चेनाब की सहायक नदी है।
उसी पर इस पुल का निर्माण किया गया जिसका नाम अंजी खड ब्रिज है। क्या है? अंजी खड ब्रिज। इसकी ऊंचाई कितना? तो इसकी ऊंचाई जो है 331 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा। यानी दूसरा सबसे ऊंचा पुल भारत में। पहला कौन? चेनाब ब्रिज। दूसरा कौन? अंजी खड ब्रिज। ये सबसे ऊंचा पहला और दूसरा है, ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से किस नदी पर? तो अंजी नदी पर। अंजी किसकी सहायक नदी? तो चेनाब की। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकिलीक्स के संस्थापक कौन है? देखिए, विकिलीक्स क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है जो किसी के बारे में खुफिया सूचना उपलब्ध कराता है और समय समय पर उजागर करता है। और इसका शुरुआत किया था 2006 में जूलियन असांजे ने। जूलियन असांजे ऑस्ट्रेलिया का टेक्नोक्रेट था और अभी उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा हुआ है और वो अभी आरोपित है, याद रखना है। तो इस प्रकार से जूलियन असांजे इसका संस्थापक है, ध्यान में रखेंगे। विकिलीक्स। चलो नेक्स्ट। सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं? कहता है कि सिंधु जल विवाद में 2 जल विद्युत परियोजना सलाल दुलहस्ती है। ऐसे तो 3 प्रोजेक्ट है, सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार। पूछेगा तीनों जल विद्युत प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से? तो चेनाब नदी से। कई एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंधु जल विवाद का संबंध 2 देशों से है, भारत और पाकिस्तान। यह समझौता 1960 में हुआ था जिसमें कहा गया था कि कुछ नदियों की पानी को 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। भारत मान लिया था, समझौता जारी था, लेकिन पाकिस्तान का रवैया भारत के खिलाफ ठीक नहीं था। भारत में पाकिस्तान बराबर खून बहा रहा था और यह भारत की कमजोरी वो समझ रहा था। इसलिए भारत सरकार ने एक्शन जबरदस्त लिया। पहला तो सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया, जिससे क्या हुआ कि पाकिस्तान या तो सूखा का शिकार होगा या बाढ़ का शिकार होगा। उसको बैलेंसिंग वाटर नहीं मिलेगा, इसलिए वो परेशान रहेगा। भारत सहयोग छोड़कर अब असहयोग शुरू करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान का रवैया ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से इसी में पूछ रहा है आपका कि कौन से जो 2 जल विद्युत प्रोजेक्ट है, तो एक सलाल है और दूसरा दुलहस्ती, और दोनों चेनाब नदी पर है, ध्यान में रखिएगा। चलो अगला पॉइंट। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, ब्रुसेल्स, द हेग, बर्लिन, पेरिस। कल एग्जाम हो रहा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आज खत्म हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियर। उसी में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि नाटो का स्थापना कब हुआ। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य देशों को सुरक्षा का वचन देता है, अपने सदस्य देशों को सुरक्षा का वचन देता है। यूक्रेन अभी नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रसिया को यह पसंद नहीं था। वो नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। अब इसी विरोधाभास को लेकर दोनों में युद्ध आज भी जारी है। लगभग 3 साल से युद्ध जारी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना है। नाटो को लेकर बेहद गंभीर संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर द हेग में है, और पहली बार द हेग में 2025 में मीटिंग हुआ, ध्यान में रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहां? हेग में नहीं, ब्रुसेल्स में है, याद रखें। कहां? ब्रुसेल्स में। लेकिन 2025 का जो मीटिंग हुआ वो आपको द हेग में हुआ। द हेग कहां है? नीदरलैंड में। पहली बार मीटिंग हुई है, इसे ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। चलो
क्वेश्चन नंबर 46। जून 2025 को रक्षा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब तक 3 सेनाओं को संयुक्त निर्देश और आदेश कौन जारी करता है, चलिए कर प्रीतिका। सकता है? हाँ प्रीतिका। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा सचिव, रॉ प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सैन्य मामलों के सचिव, सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी 46 कहता है कि जून 2025 को रक्षा मंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब तीनों सेनाओं को संयुक्त निर्देश कौन देगा। तो तीनों सेनाओं को संयुक्त निर्देश अब कौन देगा? तो पहला तो सीडीएस हो गया, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हो गया, और दूसरा जो हो गया वो ऑलरेडी सैन्य मामलों का सचिव हो गया। तो ये दोनों मिलकर संयुक्त आदेश जारी करेगा, जिस आदेश को सेना का तीनों अध्यक्ष, जल सेना, वायु सेना, थल सेना अध्यक्ष तीनों फॉलो करेगा। यह बहुत बड़ी बात है और ये पहली बार ऐसा हुआ है। यानी तीनों सेनाओं को संयुक्त आदेश पालन करने का अधिकार दे दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। और ये आदेश जारी कौन करेगा? सीडीएस और सैन्य मामला का सचिव। राष्ट्र सेवा के लिए साझा लक्ष्य बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा? ज्वाइंट प्लानिंग होगा। ट्रेनिंग, स्टाफिंग और कमांड स्ट्रक्चर में सीडीएस की भूमिका बढ़ गई है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 46 का सी। नेक्स्ट पॉइंट 47 कहता है कि जून 2025 में अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के किन परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया? तो देखिए अभी क्या हुआ कि इजरायल, अमेरिका नहीं चाह रहा है कि ईरान अपना परमाणु बम बनाए, इसलिए उसका बनाने का जो प्लानिंग है उसको वो बर्बाद करना चाहता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी इजरायल वहां बमबारी किया और ईरान को डिस्टर्ब किया। और वहां जो परमाणु कारखाना था वहां फोर्डो था, नतांज में और इस्फहान में। फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये तीनों स्थलों को जबरदस्त डैमेज कर दिया है। तो ध्यान में रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कहता है कि जून 2047। 47। हाँ अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जी? 47 क्या कहता है? 23 जून 2025 को ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम की घोषणा किसने किया? तो यही डोनाल्ड ट्रंप किया था। एक तरफ वो बम गिरा दिया ईरान पर, दूसरा कल ही होके कहता है कि युद्ध विराम कर लो, नहीं तो आगे और डैमेज होगा। तो ये घोषणा कौन किया था? डोनाल्ड ट्रंप किया था। ये अमेरिका का राष्ट्रपति है, ध्यान में रखना है। चलो, तो 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप। 48 का उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 49। जून 2025 में संघर्ष के बीच ईरान से भारत द्वारा शुरू किए गए निकासी मिशन का क्या नाम है? देखिए ईरान में बमबारी जबरदस्त हो रहा था इजरायल की तरफ से, तो वहां बहुत सारे हमारे भारतीय रहते हैं, बहुत सारे छात्र रहते हैं। उन छात्र को लाने का प्लान सरकार बनाया, उसके लिए ऑपरेशन शुरू किया और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंधु था। 18 जून 2025 को शुरू किया और वहां के लोगों को बोला गया कि तुम आर्मेनिया चले आओ, और आर्मेनिया से भारत सरकार सबको ऑलरेडी फ्लाइट से अपने देश मंगवाई है। और वो लोग जब भारत आता है तो उसका स्टेटमेंट है कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत देश है, क्योंकि अपने लोगों का हितों का चिंतन करता है और जो भी मुसीबत में फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए भारत सरकार का प्रयास बेहद सराहनीय है और सबसे सुरक्षित देश भारतीय है। उन लोगों का स्टेटमेंट था जो परेशान लोग था, और वो ऑलरेडी भारत लौटा। लेकिन ये उसे पता नहीं है
इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, तो तुम ऑलरेडी वहां गया क्यों? तुम अपने देश में बढ़िया काम क्यों नहीं किया? अपना रिसर्च, अपना ओरिएंटेशन, अपना फ्यूचर ऑलरेडी अपने देश में खोजो तो ज्यादा अच्छा है। चलो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सिंधु। पूछेगा इसी में कि किस देश के सहयोग से वहां के लोगों को मंगाया गया, तो आर्मेनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। देखो, यह रैंकिंग कौन जारी करता है? तो ये रैंकिंग जो है लंदन से जारी होता है, और उसमें यह बताया जाता है कि कौन सी ऐसी संस्थान है, विश्वविद्यालय है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टॉप यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, फ्यूचर को लेकर, फैसिलिटी को लेकर। तो इसमें नंबर 1 जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। कहां? तो अमेरिका। कहां? अमेरिका में है, याद रखना है। तो नंबर 1 कौन? अमेरिका। सी हो जाएगा उत्तर। लेकिन पूछेगा कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में भारत का कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप किया है, तो ये तुम्हारा IIT दिल्ली है, याद रखेंगे। और उसका स्थान ऑलरेडी 123वां है। सोच लो, 123वां स्थान है IIT दिल्ली का, क्यूएस वर्ल्ड में शामिल होने वाला। और दूसरा स्थान ऑलरेडी कौन? बॉम्बे। और तीसरा कौन? मद्रास। तो 3 गो जो है टॉप में है, जो क्यूएस वर्ल्ड में शामिल हुआ है। पूछेगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में सर्वाधिक किस देश का यूनिवर्सिटी शामिल है, तो पहला अमेरिका, और दूसरा इंग्लैंड, तीसरा चाइना, और चौथा भारत, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक यूनिवर्सिटी किस देश का? तो अमेरिका का। इसे ध्यान में रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 52। 52 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म में NC 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, एनिमेटेड फिल्म वैसी फिल्म होती है जो आपके कथा कहानी से ऑलरेडी टेक्निकल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ जूरी अवार्ड जो मिला है वो देसी ऊन को मिला है। किसको मिला? देसी ऊन को मिला, याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन को मिला है। पूछेगा इसका डायरेक्टर कौन, तो सुरेश एरियत। सुरेश एरियत है, याद रखना है। इस फिल्म में क्या दिखाया गया है? इस फिल्म में दिखाया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का विकास कैसे किया जाए, इसके लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इस पर चर्चा किया गया है। तो कामन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल 52। जून 2025 में आयोजित होने वाले भारत फ्रांस संयुक्त सैन्याभ्यास का नाम क्या है? तो संयुक्त सैन्याभ्यास का जो नाम है वो शक्ति है, याद रखिएगा। शक्ति किसके बीच में होता है? शक्ति सैन्याभ्यास किसके बीच में? तो भारत फ्रांस के बीच में। पूछेगा जून 2025 का जो सैन्याभ्यास हुआ वो कहाँ हुआ? तो ला कैवलरी में। ला कैवलरी कहाँ है? तो फ्रांस में, याद रखिएगा। किस नाम से होता है सैन्याभ्यास? तो शक्ति सैन्याभ्यास। किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। उत्तर क्या हो जाएगा? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 53। 53 कहता है कि जून 2025 में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ और 17वां संस्करण इसका कहां आयोजन हुआ? तो 17वां संस्करण जो है वो मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ। मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ, याद रखिएगा। और जून 2025 में हुआ। इसकी जानकारी किसने दिया? तो भारत का रक्षा सचिव। पूछेगा डिफेंस सेक्रेटरी भारत का कौन? तो राजेश कुमार सिंह। पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि अभी पूरा डिफेंस एक्शन था। डिफेंस हमारा जो है वो एक्शन में था, याद रखिएगा, पाकिस्तान के खिलाफ। तो आपसे पूछ सकता है कि रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह, ध्यान में रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55।
क्वेश्चन नंबर 53, 54। 54 कहता है भारत और मंगोलिया के बीच में संयुक्त सैन्याभ्यास का नाम क्या? तो अभी तो बताए नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिमेंट किन दो देशों के बीच में? तो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, याद रखिएगा। तो 54 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि 2026-27 में होने वाले राष्ट्रीय जनगणना की संख्या क्या है, मतलब कैमा जनगणना है? तो देखिएगा ध्यान से, ये ऑलरेडी ये जनगणना 16वीं जनगणना है। कैवी जनगणना? 16वीं जनगणना, ध्यान में रखिएगा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 2011 वाला जनगणना 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। अब जो 16 साल बाद जनगणना होगा वो ऑलरेडी 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखना है। 2026-27 में जो जनगणना होगी उसके बारे में सरकार कह दिया है। ये जो गणना होगा वो जाति आधारित जनगणना होगी, यानी जाति को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके पहले कितनी बार जारी जाति जनगणना हुई? तो 2 बार। एक बार 1881 में और दूसरा 1931 में, और उसके बाद 2026 में हो रहा है, इसे ध्यान में रखना है। चलो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 16वीं हो जाएगा। 55 का क्या होगा? सी। नेक्स्ट पॉइंट 56। 56 कहता है 12 जून 2025 को एयर इंडिया और लंदन उड़ान दुर्घटना किस प्रकार का विमान शामिल था? तो देखो 12 जून 2025 को क्या हुआ कि अहमदाबाद में विमान क्रैश हो गया। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी वो विमान, लेकिन ऑलरेडी जब ऊपर उठा तो क्या हुआ? 625 फीट ऊपर गया और जाते जाते क्या हुआ? फिर नीचे आने लगा और नीचे आकर एक हॉस्पिटल हॉस्टल में टकरा गया, डॉक्टर हॉस्टल में टकरा गया। और वहां पर जो भी मेस में खाना खा रहा था डॉक्टर, सारे लोग मारा गया। लगभग 19 लोग मारा गया है नीचे, और प्लेन पर जो था लगभग 260 लोग, लगभग 242 लोग विमान में थे। और उसके बाद 19 लोग ऑलरेडी नीचे थे, सारे लोगों की मौत हो गई। लेकिन उसमें एक चमकदार, ये एक प्रकार से करिश्मा ये हुआ कि एक आदमी उसमें बच गया। एक आदमी उसमें बच गया, याद रखिएगा। उसका नाम कोई बताएगा जो आदमी बचा था? शायद रमेश नाम था। बहुत बढ़िया, उसका नाम रमेश विश्वास कुमार था। उसका नाम रमेश विश्वास कुमार था, याद रखेंगे, क्योंकि सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था, खिड़की के निकट, इमरजेंसी विंडो के निकट। वो सीधे विंडो लेके एकदम सीधे नीचे उतर गया। बोला कि अंत में खिड़की टूट गई और हम बाहर आ गए, तो और उसका जान बच गया, याद रखना है। अब यही पूछ रहा है कि इसमें विमान का क्या नाम है? तो विमान जो था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। देखो एयर इंडिया का जो भी विमान है पहले भारत सरकार चलाती थी, लेकिन उसको किसके हाथ भेज दी? उसको भेज दी किसके हाथ? टाटा के हाथ। तभी एयर इंडिया का संचालन कौन करता है? तो टाटा करती है, ध्यान में रखना है। टाटा 2022 में इसको अधिग्रहण कर लिया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कहता है 2025 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने डेटा दिया है कि कितने लोग भारत में सामाजिक सुरक्षा से कवर है। तो लगभग 64.3% लोग, अर्थात 94 करोड़ लोगों के पास सुरक्षा गारंटी है। या तो फ्री में हेल्थ सर्विस दिया जा रहा है, या वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, या मातृत्व लाभ ले रहा है, या विधवा पेंशन दिया जा रहा है, या विकलांगता पेंशन दिया जा रहा है। इस तरह से 9 फैक्टर है जिसके आधार पर लोग सुरक्षित है। सर्वाधिक लोग चाइना में है और दूसरा का स्थान इंडिया है। भारत ऐसा देश है जहां पर अपने लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 57 का? बी। 58 कहता है
कि किस भारतीय क्रिकेटर को जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का मतलब हुआ कि क्रिकेट में उसका योगदान बहुत बढ़िया रहा है और अभी तक हॉल ऑफ फेम में 122 खिलाड़ी को शामिल किया गया है। 122 खिलाड़ी याद रखिएगा। उसी में ऑलरेडी धोनी का नाम भी है, ध्यान में रखना है। और वो महेंद्र सिंह धोनी ऑलरेडी देश के लिए बढ़िया क्रिकेट खेला और कैप्टन सिंह बढ़िया किया है, क्रिकेट में इसने उत्कृष्ट योगदान दिया है, याद रखना है। और ये देता कौन है? तो आईसीसी देती है, याद रखिएगा। और आईसीसी जो है अभी चेयरमैन कौन? जय शाह। जय शाह चेयरमैन है, याद रखना, ये अमित शाह का बेटा है। उत्तर क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी का ऑलरेडी नाम हॉल ऑफ फेम में डाला गया है। अगला सवाल 59, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहां बनाया गया है? तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है वो ऑलरेडी बनाया गया कहां? तो ये आपको बनाया गया है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। कहां बनाया गया? केरल नहीं, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, याद रखिएगा। केरल नहीं, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, याद रखेंगे। इससे क्या होगा? समुद्री पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, समुद्री इकोसिस्टम संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, याद रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 59 का? सी। नेक्स्ट है 60, फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल में किसने जीता था? कोको गॉफ ने जीती। कोको गॉफ कहाँ की है? तो अमेरिका की है। इसने किसको हराया? तो आरियाना सवलेंका को हराया। सवलेंका कहाँ की है? तो बेलारूस की है। इसमें पुरुष खिताब कौन जीता? तो कार्लोस अल्काराज जीता। कार्लोस अल्काराज कहाँ का है? तो स्पेन का है। इसने किसको हराया? तो सीनर को हराया। ये कहाँ का है? तो इटली का खिलाड़ी है। इस प्रकार से ऑलरेडी 60 क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता। किसको हराया? पंजाब को हराया। कहां खेला गया फाइनल? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, जून 2025 में दक्षिण कोरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया कौन? नेक्स्ट, तो ये क्लियर हो गया हमारा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा उत्तर, इसका हो जाएगा आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट, जून 2025 में दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो इसमें किसने जीता? यू शुक। इसमें किसने जीता है? तो इसमें जो बना है राष्ट्रपति वहां का ली जे म्यांग। ली जे म्यांग बना है, याद रखना है। ली जे म्यांग, उत्तर हो जाएगा सी। और इसने किसको हराया? किम मुन सू को हराया। ए को हराया, याद रखिएगा। और बी बन गया राष्ट्रपति, याद रखिएगा। सी बन गया राष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि भारत ने अपनी पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण किसके सहयोग से शुरू कर दिया है? तो ये कोंग्सबर्ग नार्वे की कंपनी है और भारत की गोल्डन रीच है, याद रखिएगा, गार्डन रीच है। और दोनों मिलकर ऑलरेडी ये पोत का निर्माण कर रहा है। इससे क्या होगा कि उत्तरी ध्रुव में जाकर हम रिसर्च करेंगे और वैज्ञानिक तथ्यों को उजागर करेंगे पूरे विश्व के सामने और हमारी लोहा मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये फिलोमोन यांग को चुना गया है। फिलोमोन यांग कैमरून का पूर्व प्रधानमंत्री थे। फिलोमोन यांग, ध्यान में रखना है। तो चलो 64 क्लियर। 65 लास्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? तो ये मिस वर्ल्ड 2025 जो है 72वां मिस वर्ल्ड 2025, इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ और इसका जो विजेता है ओपल सुजाता है। कौन? ओपल सुजाता।
कहाँ की है? थाईलैंड की है, याद रखिएगा। कहाँ की है? थाईलैंड की, याद रखेंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सेशन करंट अफेयर का समाप्त होता है। दैट्स ऑल।